अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, देन उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे और ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपने डाउनलाइनर्स को और कोई सा भी आपका पर्सन जिसको हराम हलाल के कॉन्सेप्ट के ऊपर तंगी आ रही हो या नहीं समझ में आ रही हो, तो आज उनको जॉइन करवा लें। देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताता चलूँगा कि आप अपॉर्च्युनिटी से हाथ कब धो बैठते हैं, जब आपको सही तरह से आप लोग ट्रेन नहीं होते, सही तरह से प्लेटफ़ॉर्म को समझ नहीं पाते। अब हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर क्या होता है, मैं अपनी सोसाइटी को सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहूँगा कि भई वो हमारी सोसाइटी अनएजुकेटेड पर्सन्स में मतलब इतना आगे जा चुकी है कि उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म को नहीं समझना। बस एक बंदे ने जो कह दिया, वो कह दिया, अगले प्लेटफ़ॉर्म बेशक उसका ऑपोज़िट हो, लेकिन वो जो बंदे ने बात कर दी, वो कर दी। बेशक उस बंदे को प्लेटफ़ॉर्म का नेम भी ना पता हो। तो वही चीज़ें आपकी मैं आज कन्फर्म करवाने आया हूँ। वही चीज़ें आपकी आज ठीक करवाने आया हूँ, तो कोशिश करें कि जितने भी पर्सन्स जिनका ये कॉन्सेप्ट है, ये प्लेटफ़ॉर्म हराम है, तो उनका आज कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। आपके पास अगर कोई मौलवी हज़रात हैं, कोई मुफ्ती साहब हैं आपके, तो उनको भी ये मेरा लिंक प्रोवाइड करें ताकि वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन हों या बल्कि इस मीटिंग की वीडियो बन रही है, ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है बाकायदा, इस रिकॉर्डिंग को अपने मुफ्ती हज़रात को भी सेंड कीजिएगा इसके बाद और उनसे पूछिएगा कि क्या ये जो पर्सन, ये जो हैदर मुगल नामी पर्सन है, ये जो हमें चीज़ें बता रहा है, क्या ये ठीक है या गलत है, ठीक है? तो अभी इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आप नहीं समझते तो सर आप लोगों को सैल्यूट होगी, आप फिर जाके अपने लिए खुद ही कोई हलाल हलाल काम ढूँढिएगा, ठीक है? अदरवाइज़ इसके अलावा फिर कोई आपके लिए हलाल काम नहीं होगा। तो बहुत से पर्सन्स के क्वेश्चन्स होते हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है, किस तरह से काम करता है, किस वे में आगे जाता है। तो आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर होगी यहाँ पे, तो आज आपके मैं कुछ क्वेश्चन्स क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपके ये क्वेश्चन्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ और एक अच्छे वे में आप इस चीज़ को समझ जाएँ, ठीक है? सबसे पहला सवाल है आज मैं सवाल खुद आपके क्लियर करूँगा ऑथेंटिक वे में। सबसे पहला सवाल है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म का नाम क्या है? ठीक है? तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म का नाम है forces.busd, ठीक है? forces.busd। वो आगे आ जाता है, एक ऑथेंटिक क्वेश्चन आ जाता है हमारा दूसरा जो हमसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ भी रहते हैं कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वर्किंग क्या है? हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम क्या है? तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हमने इंटरनेशनल करेंसी बीयूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करनी होती है, उसकी सेलिंग करनी होती है, इसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी होती है, सेम एज़ इट इज़ जिस तरह से पूरी दुनिया अपनी किसी न किसी चीज़ की कर रही है, ठीक है? जिस तरह से एक किसी भी कपड़े की दुकान के ऊपर चले जाएँ या किसी भी ब्रांड के ऊपर चले जाएँ, तो उन्होंने अपने शॉप के बाहर या मॉल के बाहर सबसे पहले अपने ब्रांड की एडवर्टाइज़मेंट वो करते हैं, फिर टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी प्रमोशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो उनकी ऑटोमैटिकली सेलिंग होती है, ठीक है? तो हम भी उन्हीं की तरह इंटरनेशनल करेंसी बीयूएसडी डॉलर्स की सेलिंग, प्रमोशन एंड एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। तीसरा सवाल ये आ जाता है, फोर्सेज तो भाग जाएगा। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि फोर्सेज भाग जाएगा, फोर्सेज नहीं रुकेगा, जिस तरह दूसरे प्लेटफ़ॉर्म चले गए, ये भी इसी तरह से चला जाएगा। तो आप सब लोगों को बताता चलूँ कि फोर्सेज इज़ अ डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है। दुनिया में 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज़्ड और एक होता है डिसेंट्रलाइज़्ड, ठीक है? अब फ़ोकस कीजिएगा, समझिएगा, आप सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हो, आप सब लोगों को ने कहीं न कहीं, कोई न कोई फैक्ट्री ज़रूर देखी होगी, ठीक है? कहीं कभी न कभी किसी न किसी फैक्ट्री के पास से गुज़रे होंगे। सेंट्रलाइज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में फ़र्क बता रहा हूँ अब आपको, ठीक है? आप लोग किसी न किसी फैक्ट्री के पास से ज़रूर गुज़रे होंगे और आपने देखा होगा कि फैक्ट्री के बाहर कोई न कोई मज़दूर काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो आपकी नज़र में यही होता है कि एक मज़दूर बेचारा काम कर रहा है। लेकिन अगर फैक्ट्री के ओनर की नज़र में देखा जाए तो वो मज़दूर बेचारा जो काम कर रहा है वो 1 दिन की कम से कम 3 से 4 लाख की प्रोग्रेस निकाल के उसे दे रहा है। मतलब वो जो काम कर रहा है वो 1 दिन का 3 से 4 लाख का काम प्रॉफ़िट का उसको ओनर को करके दे रहा है और ओनर उसके बदले में उसको क्या दे रहा है? ओनर उसके बदले में उसको दे रहा है 20 से 25 हज़ार रुपए पर मंथ सैलरी, ठीक है? उसके बाद मैं सेंट्रलाइज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ओनर जब चाहे वो अपने गोडाउन्स को चेंज कर दे, जब चाहे अपने प्लेटफ़ॉर्म के नेम को चेंज कर दे, जब चाहे मशीन्स को चेंज कर दे, जब चाहे वर्कर्स को निकाले, वर्कर्स को रख ले एंड द मेन एंड लास्ट थिंग इज़ कि ओनर को जब नुकसान हो फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री बंद करके चला जाए।
तो इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज, मतलब हर वो प्लेटफॉर्म, हर वो चीज जिसके ऊपर किसी इंसान का इख्तियार हो, ठीक है, किसी इंसान के दारोमदार के ऊपर जो चीज चल रही हो, उस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। अब आ जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली एक ऐसी प्राइवेसी होती है जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन जो होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल, हम अपना कोई सा भी प्लेटफॉर्म, कोई सी भी वेबसाइट, कोई सी भी एप्लीकेशन अगर डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर अकॉर्डिंग कर देते हैं, तो उसका सारा इख्तियार चला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होने के नाते, उसके ऊपर होने के अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म का सारा इख्तियार, इसका सारा दारोमदार चला जाता है इंटरनेट के पास, ठीक है। मतलब इंसान के हाथ से इसका सारा दारोमदार उठ के इंटरनेट के पास चला जाता है। मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये कोडिंग है इंटरनेट के पास, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर। और इंटरनेट एक मशीन है, मशीन नहीं जानती कि धोखा क्या होता है, मशीन को नहीं पता धोखा कैसे देते हैं। मशीन ने ना तो मरना है, ना तो उसको ऊपर कोई चेंजिंग आनी है। मतलब जिस तरह से आज ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, आज से 100 साल के बाद भी इसी तरह से चलता रहेगा। और मेन चीज मैं आपको बताता चलूं कि ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपग्रेडेशन जरूर हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपग्रेडेशन जरूर हो सकती है, लेकिन एक दफा जो अपग्रेडेशन हो गई वो खत्म कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी शॉप है, इस शॉप की दहलीज के अंदर जो आ गया वो बाहर कभी नहीं जा सकता, उसके बाहर के दरवाजे नहीं है, अंदर आने के दरवाजे हैं, ठीक है। तो इस चीज को, फोर्सेज को कभी भी भाग नहीं सकता, बिकॉज फोर्सेज का के ऊपर ओनरशिप ही नहीं है, मतलब एक इंसान की ओनरशिप नहीं है, इसके ऊपर ओनरशिप है इंटरनेट की। और इंटरनेट को एक दफा समझा दिया गया कि इस प्लेटफॉर्म ने किस वेव के ऊपर चलना है, किस तरह से चलना है। जिस तरह से ये आज काम कर रहा है, इसी तरह से 100 साल के बाद इसी तरह से करता रहेगा, और ये कभी नहीं भागेगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये बहुत ज्यादा मुफीद क्वेश्चन होता है कि इस दुनिया में बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग पर काम करते हैं, हम इनको छोड़कर आपका प्लेटफॉर्म ही क्यों ज्वाइन करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ ना इस दुनिया में बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह से अमेजोन पे चले जाएं, अमेजोन पे भी भाई आपने यही काम करना है। मैं आपको ये चीज बताता चलूं, यहाँ पे अगर कोई अमेजोन का यूजर बैठा हुआ है उसको बेहतर पता होगा, वहां पे भी प्रोडक्ट सेलिंग है। आप फ्रीलांसिंग में चले जाएं, वहां पे भी प्रोडक्ट सेलिंग है। आप लोगो डिजाइनिंग पे चले जाएं, तो लोगो डिजाइनिंग पे आपने क्या करना है, अपना लोगो खुद बना के उसको भी क्या करना है, सेल करना है। मतलब मार्केटिंग आपने हर जगह करनी है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग है, और हर प्लेटफॉर्म हमें अर्निंग जनरेट करके दे रहा है, लेकिन हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के फोर्सेज में ही क्यों ज्वाइन हो। ये आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो उसका आंसर ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो फोर्सेज प्लेटफॉर्म है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। मतलब ना तो ये कभी बंद हो सकता है और ना तो कभी ये भाग सकता है। और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो, वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब वो कभी भी बंद हो सकते हैं, कभी भी भाग सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके ऊपर ओनरशिप है, ठीक है, एक इंसान की ओनरशिप है, और इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। इंसान लालच का पुतला है, इंसान को जब लालच आएगी वो बंद हो जाएगा, जब लालच आएगी वो बंद करके भाग जाएगा। आप सब लोगों ने सुना होगा कि आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले पाकिस्तान में अमेज़न की वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी थी। इसके पीछे तक का रीज़न क्या था कि अमेज़न के ऊपर ओनरशिप थी। ओनरशिप को जब नुकसान हुआ, उन्होंने भई पाकिस्तान में वेबसाइट ही ब्लॉक कर दी, ठीक है? तो इस वजह से हमारा जो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने किसी के नीचे काम नहीं करना होता, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका ओनर नहीं होता, यहाँ पे आप खुद ओनर होते हैं, ठीक है। ये ऑन बिजनेस होता है, ठीक है, इंटरनेशनल। आपने यहाँ पे खुद ही अपने मालिक खुद बन के काम करना होता है। यहाँ पे आपने किसी के नीचे काम नहीं करना होता। मतलब आपने किसी को 10,000 रुपए कमा के या 3 लाख रुपए एक दिन का किसी को कमा के नहीं देना, और उसने उसमें से कमीशन आपको नहीं देनी। आप अगर 3 लाख कमा रहे हो तो 3 का 3 लाख आपका है, ठीक है। यहाँ से आपको 3 लाख में से 10,000 रुपए कोई भी नहीं देगा। तो आपने अपने लिए यहाँ पे काम करना होता है, इसलिए फोर्सेज आपके आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि फोर्सेज में अर्निंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ तो मालिक ही नहीं है तनख्वाह देने के लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखें, आप फोकस कीजिएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि फोर्सेज में तो ओनरशिप ही नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर मालिक ही नहीं है, लेकिन ये अर्निंग्स हमारी कहाँ पे आ रही है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री में तो उसका ओनर ही उसे अर्निंग दे रहा होता है ना, सब मजदूरों को। तो यहाँ पे ओनर अर्निंग कैसे आ रही है, तो मैं आप सब लोगों को ये चीज कंफ्यूजन खत्म करता चलूं। यहाँ पे अर्निंग आपको ऑटोमेटिकली आती है जब आप यूएसडी डॉलर्स की सेलिंग करते हैं, तो उसी टाइम आपको आपकी कमीशन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कमीशन क्या होती है, आपने, आप फोकस कीजिएगा।
यहाँ पे आपकी अर्निंग आप में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये फोर्सेज का। मतलब आपकी अर्निंग किसी बड़े ऊपर बंदे को नहीं जा रही, आपकी अर्निंग आप में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल $12 के साथ आप किसी भी पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हैं, उसमें से $10 लगते हैं, $2 उसके बीएनबी उसके अकाउंट में ही पड़े रहते हैं, ठीक है। तो $10 में से $5, बल्कि ज्यादातर ये होता है कि $10 आपको अर्निंग आ जाती है। अगर $10 ना आए तो $5 आपको अर्निंग आती है कोई भी ज्वाइनिंग करवाने पे, और $5 आपके अपलाइनर को चल जाती है। क्यों? क्योंकि आपका रिसाइकल कंप्लीट हो जाता है। मतलब $10 की आपने ज्वाइनिंग करवाई, वो 10 का $10 आप में और आपके अपलाइनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इससे ऊपर कहीं भी नहीं जा रहा, ना तो इसका कोई ओनर बैठा हुआ है इसको लेने के लिए, ना ही कोई ओनर बैठा हुआ है नीचे देने के लिए। ये आपने खुद अपना काम किया और खुद अपने लिए कमाया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि फोर्सेज में अर्निंग कहाँ से आ रही है, हमारी खुद की मेहनत के साथ फोर्सेज में अर्निंग आ रही है। अब तीसरी ये एक और क्वेश्चन है, फोर्सेज की अर्निंग आईडी 1 के बाद कहाँ पे जाती है, ठीक है। अब देखें, आप सब लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आप अपलाइनर की आईडी निकालते जाए ना, तो सबसे टॉप के ऊपर आईडी 1 आ जाएगी, मिस्टर लाडो की आईडी। अब मेन चीज ये है कि वो उस आईडी के ऊपर कहाँ पे इनकम जा रही है। यहाँ पे तो इसके ऊपर ओनरशिप ही नहीं बैठी हुई, तो उस आईडी के ऊपर कहाँ पे अर्निंग जा रही है। तो आप सब लोगों को मैं बताता चलूं कि उस आईडी से अर्निंग वापस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। वहां पे रिफंडेबल अर्निंग के जरिए वापस अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब उसके ऊपर कोई अर्निंग नहीं है। यहाँ से जब हमारी अर्निंग ऊपर जाती है तो ऊपर से रिसाइकल होकर फिर नीचे अर्निंग आ जाती है। नॉन वर्किंग इनकम के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वहां से अर्निंग सीधा नीचे आती है, वो फिर रिफंडेबल अर्निंग के जरिए हमें ही वापस आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब आपका जो ये रिसाइकल होता है, ये रिसाइकल भी नहीं वो किसी को फोर्सेज देता, ये रिसाइकल भी आपका ही है। वो आज नहीं तो कल आपको वापस आके आपके आईडी में ही मिलना है, ठीक है। अब अगला सवाल है यहाँ पे, क्या फोर्सेज का प्लेटफॉर्म, क्या फोर्सेज का एफबीआर पर रजिस्टर होना लाजम है? अब देखें, मैं आप सब लोगों को एक चीज वाजिया करता चलूं, यहाँ पे बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जो जिनके पास नॉलेज नहीं होती, वो जस्ट यही पूछते हैं कि एफबीआर एफबीआर एफबीआर। तो एफबीआर का मैं आपको बताता चलूं, एफबीआर का मतलब होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। इसका काम क्या होता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का काम होता है कि लीगल चीजों को देखना, पाकिस्तान में जो भी चीजें बनेंगी उसका एफबीआर में रजिस्टर्ड होना लाजम होता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल फोर्सेज अगर पाकिस्तान में इसका कोई ऑफिस बनता है, जिस तरह से बहुत से ऑफिसेज बने हुए हैं पाकिस्तान में, गूगल मैप के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत से इसके ऑफिसेज बने हुए हैं। तो उन ऑफिसेज को जब बनाया गया तो उसको एफबीआर पे रजिस्टर्ड किया गया, ठीक है। एफबीआर का अगर अपना कोई ऑफिस अगर आपने बनाना है तो वो लाजम है एफबीआर के ऊपर रजिस्टर्ड करवाना। अदरवाइज अगर आप बोलें कि फोर्सेज को एफबीआर पे रजिस्टर्ड करवाना है तो सर वो उस तरह से नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब, आपने यूट्यूब देखी होगी, यूट्यूब एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं है, बिकॉज वो पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, अदर एप्लीकेशंस हैं जो वो पाकिस्तान की ऑफिसेज में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे एफबीआर पे रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर फोर्सेज का यहाँ पे ऑफिस बने, यूट्यूब का यहाँ पे ऑफिस बने, टिकटॉक का ऑफिस बने, तो वो एफबीआर से रजिस्टर्ड होना लाजम है, ठीक है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा तो पाकिस्तान की पुलिस उसी टाइम पहुंच जाएगी। अदरवाइज फोर्सेज, अगर फोर्सेज का मेन ऑफिस यहाँ पे बनता है तो वो एफबीआर से रजिस्टर्ड होगा, और अदरवाइज इसको जरूरत नहीं है एफबीआर से रजिस्टर्ड होने की, सेम एज इट इज जिस तरह से यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह होगी, ठीक है। तो उसके बाद एक और सवाल आ जाता है, क्या फोर्सेज की इनकम पर एफआईए का इशू है? क्या फोर्सेज के ऊपर एफआईए इशू करेगी? तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, एफआईए पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा होता है जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी रखता है, ठीक है। आप देखें, एफआईए ने करना क्या होता है, एफआईए का काम ये होता है कि जिन लोगों के पास इलीगल अमाउंट पड़ी हुई है, जिनके पास ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, वो ब्लैक मनी उनसे लेना, ठीक है, वो ब्लैक मनी उनसे कलेक्ट करना। अब फॉर एग्जांपल आप एक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में 40,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, लेकिन आपको महीने का 40 लाख रुपए आ गया है, तो एफआईए आपके ऊपर तनकीद कर सकती है। लेकिन अगर वो 40 लाख का आपके पास कोई सबूत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एफआईए आपके पास आ गई, आपकी मंथली तनख्वाह है 40,000 रुपए, 40 लाख आपके पास है मौजूद, तो एफआईए आपके पास आएगी, वो आगे बोलेगी कि इस अर्निंग का सोर्स बताओ, इस अर्निंग की हिस्ट्री बताओ कि कहाँ पे है ये अर्निंग, कहाँ से मिली तुम्हें ये पैसे, कहाँ से कमाए। अगर आपके पास उसका सबूत नहीं है अर्निंग का, तो एफआईए आपके ऊपर फिर एक्शन ले सकती है। अदरवाइज अगर उस 40 लाख का आपके पास सबूत है,
कि इस तरह से मैंने कमाए और लीगल तरीके से कमाए, तो एफआईए आपको कुछ भी नहीं कहती। और इसी तरह से फोर्सेज के पास के ऊपर हमारा एक एक चीज का यहाँ पे हमारे पास सबूत है, ठीक है। यहाँ पे आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो ये मेरे वॉलेट है, ठीक है। BUSD के ऊपर अगर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये नीचे देखें, ये मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज हैं, ठीक है। मेरे पास मैंने अभी तक जितनी इनकम की है इसकी एक एक हिस्ट्री मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब फोर्सेज के ऊपर आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज होती हैं, वो ना तो आप खुद डिलीट कर सकते हैं और ना ही वो डिलीट हो सकती है। मतलब जिस दिन से मैंने फोर्सेज को ज्वाइन की है, उस दिन से लेके आज तक की ये मेरे पास हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मेरे पास FAA आती है तो मैं उनको मोबाइल पकड़ाऊंगा और उनको बोलूंगा, ले भाई ये मैंने यहाँ से कमाया है, ठीक है। मेरे पास एक एक अर्निंग का सबूत है और ये सारा मेरे पास हिस्ट्री में मौजूद है। जब FAA ये देखेगा तो वह मुझे कोई भी यहाँ पे तनकीद नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसका लीगल अमाउंट होने का सबूत होगा कि मैंने यहाँ से कमाया, मैंने चोरी या डाका नहीं डाला, ठीक है। तो आप सब लोगों को ये भी समझ आ चुकी होगी। आगे चलें जी। क्या फोर्सेज एक पॉन्जी स्कीम है? बहुत से लोगों के ये नेगेटिव कमेंट्स होते हैं कि क्या एक फोर्सेज एक पॉन्जी स्कीम है। तो पॉन्जी स्कीम आपको मैं बताता चलूं, पॉन्जी स्कीम हम शॉर्ट वर्डिंग में उसे बोलते हैं जो आपके पैसे को डबल करके देता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म में कदम रखा जिसमें माइनिंग हो रही हो। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा माइनिंग क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। माइनिंग उस चीज को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत से आइडिया, जावा, इस तरह के, ये बील आप चल रहे हैं, इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स आपने देखे हैं जिनमें आप वो कहते हैं कि $50 रखो, डेली का आपको $1 मिलेगा, $2 मिलेंगे। और इतने दिन के अंदर अंदर, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर, इस $50 से हम आपको 50,000 कर देंगे या $5,000 कर देंगे। उस चीज को बोलते हैं पॉन्जी स्कीम, ठीक है। जो आपकी इनकम को डबल करके आपको बताने की कोशिश करे, और ये हमेशा फ्रॉड होती है, ठीक है। तो फोर्सेज में कहीं आपने पॉन्जी स्कीम देखा हो, या किसी आपने आपके लीडर ने आपको बोला हो कि भाई 3600 रुपए दो, मैं तुम्हें 14 दिन के अंदर अंदर 3600 का डबल करके दूंगा तुम्हें, किसी ने भी नहीं देखा होगा। तो पॉन्जी स्कीम फोर्सेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फोर्सेज एक बिजनेस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपने ये बिजनेस के ऊपर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम पॉन्जी स्कीम्स नहीं करते, आपके पैसों को ही आपका डबल नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी मेहनत से कमाना होता है। तो फोर्सेज एक पॉन्जी स्कीम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आ जाता है, फोर्सेज पर तो टीम बनाकर काम करना पड़ता है और लोगों को ज्वाइन करवाना क्या हराम है? मेन चीज अब आपके आगे, ठीक है। लोगों का हराम हलाल के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे अब मैं आपकी मेन चीज बताता हूँ। लोगों को ये लगता है कि ये जो बंदे ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, ये जो हम टीम बनाते हैं, ये हराम है। तो यहाँ पे टीम बना के काम करना किसी भी सूरत में या किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ ये हराम है, ना ही इसके ऊपर कोई फतवा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि टीम वर्क हमने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है कि टीम वर्क हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब वो दुनिया में आए, दुनिया में आके जब उन्होंने अल्लाह की तरफ से उनको पैगाम हुआ, उनको हुक्म हुआ कि भाई आपने अब आगे इस्लाम की दावत को देना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुद दावत देना स्टार्ट की, फिर उनके साथ सहाबा कराम जुड़ते गए। फिर जुड़ते दो सहाबा कराम हुए, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए। फिर उन्होंने मिल के इस्लाम की दावत दी, मतलब टीम वर्क किया वहां पे। चले, इससे तो आपको समझ आ गई। एक और आपको बताता हूँ कि अभी भी आपने देखा होगा कि तबलीगी जमात निकलती है, हमारे मोहल्लों में अक्सर आते हैं, आगे पीछे होते हैं। वो तबलीगी जमात कैसे वर्क करती है? वो भी टीम वर्क के साथ ही चलती है। वो कैसे? वो सबसे पहले मैं अपनी मस्जिद में जाऊंगा, वहां से 2 बंदों को पकड़ूंगा कि चलो तबलीग देने के लिए हमने कहीं जाना है। 2 बंदों से फिर हम अगली मस्जिद में जाएंगे, वहां से 4 लेंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16, 32, 64, 128। और फिर हम लोग मिल के तबलीग देंगे। मिल के काम करने को बोलते हैं टीम वर्क। तो यहाँ पे टीम वर्क ना तो हराम है और ना ही ये हराम करार पाया गया, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टीम वर्क करते रहे हैं, और इसलिए ये हलाल है और बिल्कुल अच्छे वे में हम लोग जा रहे हैं टीम वर्क के साथ, ठीक है। अब आगे जाते हैं, फोर्सेज की नॉन वर्किंग इनकम क्या सूद है? ठीक है, फोर्सेज की नॉन वर्किंग इनकम क्या सूद है? अब देखें, आपसे अगर ये कोई भी पर्सन क्वेश्चन करता है, तो उसको सबसे पहले ये चीज बोला करें, क्या ये जो हमें प्रॉफिट मिलता है हमारी अच्छी वर्किंग के ऊपर, क्या वो सूद होता है? और उससे सबसे पहले पूछें कि सूद एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आप सब लोगों को बताऊंगा कि सूद एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मुझसे आपने आके 1 लाख रुपया उधारा लिया, ठीक है। और मैंने आपसे आगे क्या बात की कि भाई अगर तुम मुझसे ये 1 लाख रुपए उधारा ले रहे हो, तुमने मुझे अब 1 लाख के बदले में 1,10,000 रुपए वापस करने हैं। मैं ऊपर कमीशन
कमीशन रखूंगा उसके, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज मैं क्या बोलूंगा उसे कि फॉर एग्जांपल तुम 1 महीने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए ले रहे हो, 1 महीने के बाद अगर देते हो तो 1,10,000 रुपए दोगे। अगर लेट हुआ, अगर 2 महीने के बाद दोगे तो 1,20,000 रुपए मुझे दोगे। अगर 3 महीने के बाद दोगे तो 1,30,000 रुपए दोगे। मतलब मैंने ऊपर कमीशन रखा गया। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सूद, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में कहाँ पे है ये सूद, कहाँ पे है ये सूद, कहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको लाख के साथ 1,10,000 रुपए वापस देने हैं या 20,000 रुपए वापस देने हैं। सवाल करने वाला पर्सन भी एक दफा नहीं सोचता कि हम सवाल क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे ये सूद, अब देखें, नॉन वर्किंग इनकम बेसिकली हमारे लिए गिफ्ट इनकम होती है, ठीक है। हमें रिफंडेबल अर्निंग मिलती है। अब रिफंडेबल अर्निंग किसे हम बोलते हैं, रिफंडेबल अर्निंग हम उसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम अक्सर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूं, मैंने एक कार शोरूम ओपन किया, मेरे साथ आपने बिजनेस पार्टनर, आप बिजनेस पार्टनर बन गए। 10 लाख रुपए से मैंने कार शोरूम स्टार्ट किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 5 लाख मैंने मिलाए, 5 लाख आपने मिलाए। मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल इस कार के शोरूम में हमारा ये काम सही तरह से आगे नहीं चलता, तुम इन्वेस्टमेंट कर लो, अगर हमारा ये काम नहीं चलता तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं रिफंडेबल, ठीक है, रिफंड इस चीज को बोलते हैं। अब फोर्थ स्टेज में भी ऐसे ही होता है, जब आप बिजनेस पार्टनर बन के अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉन वर्किंग इनकम के ऊपर, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है वो प्रॉफिट के साथ आपको रिफंड हो रही होती है, ठीक है। वो नॉन वर्किंग इनकम की सूरत में आपको वापस मिल रही होती है। तो यहाँ पे सूद कहाँ पे आ गया, कि कहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है ये सूद है और किसने बोला कि ये सूद है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सूद नहीं है। ये आपको उसी तरह से प्रॉफिट में इनकम मिलती है नॉन वर्किंग इनकम की सूरत में, जैसे एक कंपनी में जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक कंपनी में जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अपलाइनर की वजह से, हमारे ऑफिसर की वजह से हमें कोई बोनस मिलता है। इसी तरह से नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे हमें मिलती है। तो ये सूद बिल्कुल भी नहीं है, ये हराम बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं कि फोर्सेज एक फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए क्या ये हराम है। फोर्सेज एक फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या ये हराम प्लेटफॉर्म है। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से लोग ये से सवाल करते हैं कि फोर्सेज तो भाई फिजिकल है ही नहीं है, बीयूएसडी डॉलर तो फिजिकल है ही नहीं है, तो ये हराम है। तो उन लोगों को मैं बोलूंगा कि इजी पैसा क्या फिजिकल है, ये जैज कैश क्या ये फिजिकल है। बैंक आजकल तो, मैं यकीन माने कि मैं अपने पास पैसे रखता ही नहीं हूँ, कैश मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपया होता है। उसके अलावा जितनी ट्रांजैक्शन मैं करता हूँ बैंक अकाउंट के जरिए करता हूँ, इजी पैसा के जरिए करता हूँ, जैज कैश के जरिए करता हूँ। तो क्या ये हराम है, बिल्कुल भी ये हराम नहीं है। और उसके बाद मैं मेन चीज बताता चलूं, ये ज्यादातर मौलवी हजरात ये बोलते हैं कि ये फिजिकल चीज नहीं है और इसलिए ये हराम है। तो मैं, मेरा मौलवी हजरात से ये सवाल है कि हम लोग अक्सर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पे सब लोग आप बैठे हैं, ठीक है, समझ लें मेरी बात को। अक्सर हम लोग मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं और मस्जिद के बाहर एक चंदे का डब्बा पड़ा होता है, ठीक है। तो मौलवी हजरात अक्सर जुमा पढ़ने जाओ ना, तो मौलवी साहब उठ के कहते हैं कि मस्जिद के लिए चंदा दें, मस्जिद के लिए चंदा दे। हम लोग जब मस्जिद के लिए चंदा दे देते हैं तो हम लोग जब पूछते हैं कि चंदे के बदले में हमें क्या मिल रहा है, तो मौलवी साहब हमें बहुत फख्र से कहते हैं कि हमें सवाब मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा मौलवी साहब से ये सवाल है कि चंदा तो हम दे रहे होते हैं, उसके बदले आप बोल रहे हो कि सवाब मिल रहा है, तो सवाब तो फिजिकल नहीं है। अब बताएं मुझे, सवाब तो फिजिकल नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि सवाब मिल रहा है या नहीं। तो इस तरह से फिजिकल चीज ये बिल्कुल फिजिकल की तरह भी वर्किंग करता है। अब देखें, हमने डॉलर्स में यहाँ पे इनकम जनरेट करनी है। जब हमें डॉलर्स में इनकम आती है बीयूएसडी डॉलर, हम क्यों बीयूएसडी डॉलर्स की प्रमोशन करते हैं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है इसके जरिए हम फिजिकल चीज खरीद सकते हैं। तो भाई ये सवाल एक मासूमाना सवाल है, ठीक है, ये कोई अथेंटिक सवाल है ही नहीं है। बीयूएसडी डॉलर्स के साथ काम क्या हो रहा है, ये देखें ना, फिजिकल काम ही हो रहा है ना। पैसा हम क्यों रखते हैं, फिजिकल कामों को करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी एक फिजिकल चीज है। तो बीयूएसडी डॉलर से जब विड्रा करेंगे तो वो फिजिकल अमाउंट ही बनेगी और गाड़ी लेंगे। और अदरवाइज अगर ये वो बोलते हैं कि फिजिकल अमाउंट ना हो या फिजिकल चीज ना हो और वो हराम है, तो ये बिल्कुल वो गलत बोलते हैं। इसके ऊपर कोई भी वो तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अब तो नोट ही खत्म हो रहे हैं। अब तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन ही भैया ऑनलाइन होती हैं। आप लोग अक्सर अपने कारोबार करते होंगे, कुछ लोग कोई भी चीज लाहौर से मंगवानी है या इधर उधर से मंगवानी है, ट्रांजैक्शन इजी पैसा पे कहाँ से करते हो, ऑनलाइन ही करते हो ना। तो फिजिकल ट्रांजैक्शन तो आपने की नहीं, तो वो क्या हराम आप कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझा करें। तो आज का यही हमारा हराम हलाल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आज मैं आपको यही चाहता था कि मैं आपको ये क्लियर करूं
और एक अच्छे वे में मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे मुझे एक दफा अपना हैंड रेस करके बता दीजिएगा जिन लोगों को इस चीज की समझ आई, आज जिनके सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। भाई अगर आप लोग खुद ना समझना चाहो तो वो अलहदा बात है, हम लोग यहाँ पे आपको हर तरीके से समझाएंगे, हर तरह से आगे लेके चलेंगे। बेफिक्र हो जाए, मैंने आपको टीम वर्क का भी बता दिया किस तरह से वो हलाल है, किस वे में वो हलाल है। और उसके बाद बहुत से लोग ये हमसे पूछते हैं कि हमें फतवा दिखाओ। भाई मैं उन सब लोगों को बोलता हूँ कि मुझे फतवा दिखाओ फोर्सेज के खिलाफ। ठीक है, मुझे फतवा दिखाओ कोई बड़े आलिम का फोर्सेज के खिलाफ। मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं, जो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं ज्यादातर वही सवाल करते हैं, बड़े आलिम का फतवा दिखाओ कि ये हलाल है। ठीक है, तो मैं उनको ये सवाल करता हूँ कि बड़े आलिम का फतवा मुझे दिखाओ कि फोर्सेज हराम है, फिर बात करेंगे बैठ के। जो जो आलिम आपको हराम का फतवा देगा ना, उससे उसी से ही मैं हलाल का भी फतवा लूंगा और उसको अपने साथ ज्वाइन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो भाई आगे खड़ा हुआ करें। अगर कमाई करनी है तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर खुद ही करने पड़ते हैं। ठीक है, ये मेरी जरूरत नहीं है आपको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हो, आप गलत बातों के ऊपर ना जाएं। ठीक है, तो जजाकल्ला माशाल्लाह, अच्छे वे में आप लोगों ने सुना, एक अच्छे वे में आपने समझा। अल्लाह आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा कामयाब करे, ज्यादा से ज्यादा आगे लेके चले। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिनके जस्ट क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेस करें और वो बोल सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम उसमें वो क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है बिला झिझक करें, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, हैंड रेस करें, वो हैंड रेस करें, मुझे पता चल जाएगा कौन क्वेश्चन करना चाहता है, फिर मैं उसका माइक अनम्यूट करवा दूंगा। चलें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम और मुझे ये बता दें कि जिनके सब क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं वो हैंड। ठीक है सर, हंसू यहाँ पे मौजूद हैं। सर दोबारा